हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है। अगर इससे पहले आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो मेहरबानी करके आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूनिट बाय यूनिट टॉपिक वाइज आपको आपका सिलेबस, रीड की जो उर्दू लैंग्वेज का सिलेबस है वो तो लगभग पूरा करवा दिया है मैंने, और साइकोलॉजी की दूसरी यूनिट चल रही है हमारे। दोस्तों, आपकी जो क्लासेस थी, उर्दू की जो किताबें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, आपके लगातार मांग की जा रही थी आपके द्वारा कि सर इनकी क्लासेस करवाओ। तो उसी आपकी मांग को पूरा करते हुए हम सबसे पहले कक्षा 8 का अध्ययन कर रहे हैं और आज की हमारी जो क्लास है वो साथियों कक्षा 8 का तीसरा पाठ, कक्षा 8 का तीसरा सबक आज हम पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से आपको इस पाठ को समझना है। ग्रामेटिकल पोर्शन अगर हम इस पाठ में से देखेंगे तो एक सवाल या दो सवाल बनने के चांसेस हैं। इमला में से पूछे, चाहे माने की दृष्टि से पूछे, या आपके हो सकता है इसमें से पैसेज भी बने। जो नस्र वाला भाग अगर पैसेज बनेगा तो हो सकता है इस पाठ में से आपके पैसेज भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए आज अपन तीसरा जो पाठ है हमारे कक्षा 8 की किताब का, उसका नाम है लोकगीत। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जैसे आपके इस पाठ में एक सवाल दिया है कि भाई लोकगीत कहते किसे हैं, तो आपके इस सवाल का जो जवाब है वो आपकी पहली लाइन में ही है। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं। अवाम का मतलब जो आम पब्लिक है, साधारण पब्लिक जो होते हैं जैसे आप और हम, और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं, यानी कि सुनने वाले भी अवाम हैं और गाने वाले भी अवाम हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। जो लोकगीत होते हैं वो छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक कौन हैं। यानी कि लोकगीतों में अगर हम आज से, जैसे हमारी आपने भी देखा होगा कि बहुत से जो अपने बुज़ुर्ग लोग हैं या जो माताएं बहनें हैं, पुराने तरह के जो गीत गाते हैं, तो आज कोई बता पाता है कि उनको किसने बनाया है। खालिक मतलब बनाने वाला। तो उन गीतों का आज तक ये भी पता नहीं लगा पाया कि भाई इनका खालिक कौन है लोकगीतों का। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। और लोकगीत अवामी जज्बात, यानी कि जो अवाम के जो जज्बात है, अवाम की जो फीलिंग्स है, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं। यानी कि जो अवाम की जो अपने फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उन पर और उनके अनुभवों पर आधारित होते हैं। मबनी का मतलब आधारित होते हैं, इसलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खींच जाती है। यानी कि दोस्तों, जो ये लोकगीत होते हैं, इनकी जो मौजू होता है, इनका जो विषय होता है, उसमें ख़ास तौर से जो अवामी ज़िंदगी है, जो आम ज़िंदगी है लोगों की, उसी के जो नज़ारे हैं, उसी की जो मंजरकशी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप कोई मंज़र देख रहे हो और उस मंज़र की जो तस्वीर आपके दिमाग में बैठती है, उसी को पेश करना मंजरकशी कहलाता है। तो हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खींच जाती है। यानी कि जो लोकगीत गाती है पब्लिक, उस लोकगीत को सुनकर ऐसा लगता है कि हम जैसे कोई तस्वीर देख रहे हों। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। और लोकगीत ऐसे होते हैं दोस्तों कि इनके जो सुर होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, और चाहे इनकी जो लफ्ज़ होते हैं वो हमारे समझ में भले ही ना हो, लेकिन इनको सुनने में हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से ये एक फ़ोटो लगी हुई है, माताएं बहनें आपकी शादियों में इस तरीके से पता नहीं किस किस तरीके से गीत गाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो गीत समझ में नहीं आते, लेकिन जब वो गाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं।
मिलीजुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद भी हो जाते हैं और इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। इन्हें गाने बजाने वाले और इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब दोस्तों, इस जो लोकगीत के अंदर इसमें हर शख्स के अंदर एक अपनायत, एक अपनत्व की जो भावना होती है, एक प्यार भरा होता है इसमें। और ये गीत इसलिए आसानी से याद हो जाते हैं कि इनकी जो ज़बान है वो बिल्कुल सादा होती है और इन्हें जो गाने बजाने वाला होता है और जो लुत्फ़ यानी कि आनंद लेने वाला होता है वो बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इस लोकगीत को गाने वाले को कोई इल्म, मतलब कोई ऐसे इल्म की ज़रूरत नहीं होती कि भाई आपको लोकगीत गाने वाले के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलिहान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेले, ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का ज़िक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आपको आपके पाठ में, जैसे यहाँ पे एक सवाल बनता है, पीछे दिया हुआ है कि जो लोकगीत होते हैं उनके मौजू क्या रहता है, उनकी विषय वस्तु क्या रहती है, तो आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, जो लोकगीत होता है वो आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलिहान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, ये सब आपके इसके मौजू रहते हैं। ठीक है, इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। बहुत से साधन वगैरह, जैसे आपने देखा होगा बहुत से जो संगीत कार्यक्रम होते हैं उसमें ऊट पटांग, कई तरह के ढोल तमाशे वगैरह, उसमें जो बजाने वाले साजो सामान होते हैं, इसमें उनकी भी ज़रूरत नहीं होती लोकगीतों के अंदर। बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, गड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। यानी कि बस ये 2-3 साधन ही इसके लिए चाहिए। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज़ हैं। यानी कि लोकगीत के अलग अलग अंदाज़ जो हैं, इनका आपको अलग से, जैसे इसका एक सवाल बनेगा आपके, अभी जब मैं मीनिंग और माने करवाऊंगा किस तरीके से इसका एक सवाल बनता है तो मैं आगे करवाऊंगा। ये एक तरह से लोकगीत की एक शैली है। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अपने अंदाज़ हैं और बारहमासा भी इसकी एक मशहूर शक्ल है। यानी कि लोकगीत किन किन अंदाज में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं और चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ और चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में 4 चांद लगाती हैं। और जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगे जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, बेसिक तौर पर अगर मैं बात करूं अपने राजस्थान में, जब अपने ये जो चौमासे के सीज़न जिसको बोलते हैं, जिसमें अपन बाजरा वगैरह करते हैं, उसमें बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जब वो अपने खेत का काम करते हैं, जैसे मारवाड़ी में अगर कहूँ तो निनान करते हैं ना वो, तो उस टाइम आपने देखा होगा वो एक साथ मतलब गाते हैं और मस्ती में झूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं खेत के अंदर। और तो ये चीज़ें होती है, वो अपने आप में एक बहुत ही ख़ास होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरे अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नहर छोटू ही जाए। यानी कि जब आपने देखा होगा जब एक बेटी अपने घर से विदा होती है तो उस टाइम ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वापस बोल रहा हूँ मैं इस सेंटेंस को। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज रिश्तेदार औरतें वो कौन सा गीत गाती है? काहे को ब्याही विदेश। या दूसरा कौन सा गीत गाती है? या बाबुल मुरा नहर छोटू ही जाए। जैसे दर्द भरे गीत भी गाती है। ठीक है, इस तरह से जब सावन आता है और किसी नव ब्याहता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मोरे बाबा को भेजो जी के सावन आया।
इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, लोकगीतों की जो विषय वस्तु होती है वो बिल्कुल आम जिंदगी के मौज़ों से जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपने यहाँ पर ये तीनों गीतों के नाम देखे, काहे को ब्याही विदेश और बाबुल मोरा निहिर छोटे ही जाए। तो ये गीत जो है आपने देखा होगा, जब अपनी बेटी बहन बेटियाँ जो जिसकी शादी होती है वो घर से जब विदाई लेती है तो इस तरह के गीत गाए जाते हैं। और इसी तरीके से जब वो ससुराल में होती है और उसको अपने माँ बाप की याद आती है तो उस टाइम वो यही कहती है कि अम्मा मोरे बाबा को बेजो जी सावन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक गीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। यानी कि देहात यानी कि ग्रामीण और शहरी, इन दोनों समाज की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल साफ नज़र आती है। अगर शादी का घर हो तो सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज और बारातियों के नाज नखरे और समधनों पर की जाने वाली चोटें और फप्तियाँ, सास ननदों की तकरार और देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगह, सहरे मिन्नतें, रुखसती और झूमर, टिकिया, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात इनमें मौजूद हैं। कहने का मतलब दोस्तों, इसी तरीके से जिस तरीके से लड़की की शादी होती है और उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं, उसके बाद में अगर जिस घर में शादी है तो उस शादी में लोकगीतों का जो मौजू होता है तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि समधनों पर आपस में जो उनके रिश्तेदार हैं उन पर फफ्तियाँ कसती जाती है, आपस में उनको छेड़ा जाता है। और इसी तरीके से उनके जो सजावट के जो सामान होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके है यह है ना, नाज नखरे समधनों की जाने वाली चोटें, उपटन और लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास वगैरह, इस तरीके से जो सॉन्ग हैं वो अलग अलग विषय वस्तु होती है दोस्तों लोकगीतों के। अगर हम इसकी बात करें लोकगीतों के, जो बरसात वाला मौसम है तो बरसात का बयान हो तो उस टाइम लोकगीतों की जो विषय वस्तु या मौजू क्या रहेगा, जैसे बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपैया, नदी नाले, ताल तलैयाँ, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली और मक्खी, गर्ज, कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में ना आया हो। कहने का मतलब कोई गोशा मतलब ऐसा कोई किनारा नहीं है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझो दोस्तों कि जो लोकगीत होते हैं वो आम जिंदगी से जुड़े हुए जो माहौल है उसी को नज़र में रखते हुए गाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे आम नागरिक हैं, हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे मौजूद जुड़े हुए हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो कि हमारी जो शादी ब्याह का माहौल है, हमारे जो हम किसान हैं, खेतों का जो माहौल है, और जो बरसात आती है तो उस टाइम हमारा नज़ारे आपस के जो हमारे आसपास के जो नज़ारे हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं। हमारे जो घरों के जानवर हैं और हमारे घर में शादी है, वो कहने का मतलब ये लोकगीतों का मेन मौजू था, ये अभी भी है, मेन विषय वस्तु यही है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रिजभाषा और अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। कहने का मतलब दोस्तों, अब लोकगीतों में भी सबसे ज़्यादा मकबूल कौन है, मशहूर कौन है? जो हिंदुस्तान, शुमाली हिंदुस्तान है, उसकी जो ब्रिज भाषा है, ब्रिज और अवधी भाषा और भोजपुरी में ये जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में, पब्लिक में ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इनमें ज़बान न जानने वाले के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। कहने का मतलब कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीक़ी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। यहाँ पर ये दो नाम आए हैं दोस्तों, रक़्स और मौसीक़ी। रक़्स का मतलब होता है दोस्तों जिसमें नाचने का हुनर हो, जिसमें नाचने का टैलेंट हो, तो उसको रक़्स बोलते हैं। और मौसीक़ी का कहते हैं दोस्तों गाने बजाने का इल्म, जिस इंसान में गाने बजाने का इल्म हो उसको मौसीक़ी कहते हैं। तो ख़ास तौर से राजस्थान लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीक़ी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत
पल्लो लट के गोरी को पल्लो लट के ना सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। तो दोस्तों, ये एक लोकगीत को लेकर आपका पाठ था, सबक था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पाठ हमारे इस सबक में से बनते हैं। सबसे पहले जो माने के लिहाज से जो आपके एग्ज़ाम में सवाल बनेगा, तो हम बड़े ध्यान से समझते हैं इस पाठ के। अवाम ये आम की जमा है, ठीक है, और इसका मतलब होता है आम लोग। मबनी का मतलब वही मुनहसिर या की बुनियाद पर, मुनहसिर या की बुनियाद पर। मबनी का मतलब मुनहसिर या की बुनियाद पर, मुनहसिर या की बुनियाद पर, ठीक है। औकात यानी वक्त की जमा। और खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, मुराद लिखने वाला, ठीक है। मंजर कशी का मतलब होता है मंजर खींचना या लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। पनगट वो कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है। सारंगी एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। और एक तारा या इकतारा एक साज जिसमें एक ही तार होता है। दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सारंगी मतलब एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। एक तारा, अभी आप एक तारा को तो एक से एक ही नाम याद रख लो, सिर्फ एक। ये तो पहले से खुद ही बोल रहा है कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही तार होगा, तो उसको बोलते हैं इकतारा। और सारंगी का मतलब सैकड़ों तारे, आप इस तरीके से याद रख लो। एक तारा को तो सिर्फ एक ही तारा वाला कोई सामान जो बजाने वाला गाना अपने, और सारंगी का सैकड़ों से याद रख लो। तो सैकड़ों का मतलब एक तार का साज जिसमें कई तार होते हैं। एक साज, ठीक है, कई तार, एक तार वाला एक तारा और सैकड़ों तार वाला सारंगी हो गया। अब ये देखो दोस्तों, ये तीन नाम हैं, आपको इन तीनों का अलग से मीनिंग याद होना चाहिए। ठुमरी, दादरा और कजरी। तो ठुमरी क्या है? गीत की एक किस्म है जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। ये तीनों है तो गीत की किस्म, तीनों गीत की किस्म है, ठुमरी, दादरा, कजरी। लेकिन तीनों में बस बेसिक सा फ़र्क है। क्या क्या है? ठुमरी के अंदर एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है, एक बोल को तरह तरह से अदा किया जाता है। और दादरा के अंदर गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ़ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ़ गीत हैं उनके बोल या अशार इसमें जोड़ दिए जाते हैं। और कजरी का मतलब बरसात में गाए जाने वाले गीत की किस्म है। तो कजरी को तो आप अलग से याद रख लो। ये तो कजरी वाले गीत कब गाए जाते हैं? जब बरसात का मौसम हो, ठीक है। और ठुमरी के अंदर एक ही बोल हो और उसी को बार बार गाया जा रहा है। तो जैसे आपके यहाँ पर आपने देखा होगा तेजा गायन, तेजा जो लोग गाते हैं वो जैसे एक ही बोल उसमें गाया जाता है, तो वो ठुमरी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। 12 मासा, ये भी एक शायरी की एक किस्म है। ऐसी नज़म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ़ मौसमों का जिक्र किया गया हो। 12 मासा, ठीक है। आपको ये याद रखना दोस्तों, 12 मासा का आपको अर्थ पूछ ले तो यही लिखना है आपको, शायरी की एक किस्म, ऐसी नज़म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ़ मौसमों का जिक्र किया गया हो। रुत का मतलब मौसम, और 4 चांद लगाना का मतलब हो गया खूबसूरती बढ़ाना, ठीक है। रत जगह का अपन जैसे बोलते हैं ना, राती जगह। अपन शादियों में जो जिस दिन बारात जाएगी उससे पहली वाली रात को राती जगह। रात को जागना या शादी ब्याह खुशी की किसी तकरीबी में रात भर जागना और खुशी मनाना। मकबूलियत यानी कबूल किया हुआ या पसंदीदगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। मकबूल नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौसीकी और मुताबिक, और वज़े क़त्अ। दोस्तों वज़े क़त्अ का मतलब होता है शक्ल सूरत। इसका मीनिंग आपको याद रखना दोस्तों। वज़े क़त्ल, इसका मीनिंग जैसे एक तो ये आ गया आपके वज़े और क़त्अ, सॉरी ये आपका आ गया वज़े और ये आ गया आपके क़त्अ। इन दोनों का मीनिंग होता है शक्ल सूरत, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? शक्ल सूरत।
आगे बढ़ते हैं। लोकगीत हमारी समाजी और तहजीबी ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी कि हमारी जो संस्कृति इस देश की उसी का हिस्सा है। हमें अपने लोकगीतों को महफूज रखना चाहिए। हमारे लोकगीतों को जमा करने का काम सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ देवेंद्र सत्यार्थी ने की थी। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, अगर मान लो कि एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और मीनिंग से सवाल ना देकर आपको सीधा पूछ ले कि भाई लोकगीतों को जमा करने का काम सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की थी, वो देवेंद्र सत्यार्थी थे। गांधी जी की तहरीक पर उन्होंने इसका बेड़ा उठाया था और ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने लोकगीतों की तलाश में गुजारा और मुल्क के दूर दराज इलाकों में घूमते फिरते एक आम अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 लाख लोकगीतों को जमा किया और उनकी मेहनत का ये बहुत कम हिस्सा ही छपकर सामने आया। देवेंद्र सत्यार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपको ये सवाल देंगे कि भाई देवेंद्र सत्यार्थी थे नावल निगार या आपके अफसाना निगार या मरसिया निगार। आपको याद रखना है देवेंद्र सत्यार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं। इनकी पैदाइश 28 मई 1908 को पंजाब, ये पैदाइश वाला और इनकी इंतकाल वाला डेट ये आपके रीट में नहीं पूछेंगे दोस्तों, इतना लेवल नहीं है अभी रीट का। इनकी बहुत सी किताबें हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी शाये हो चुकी हैं, शाये मतलब छप चुकी हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना छोड़ गए हैं। इनके वज़ह कतई, यानी कि इनकी जो शक्ल सूरत है वो साधुओं जैसी थी। लंबे बाल, बेतरतीबी से फैली हुई दाढ़ी और लंबा कोट इनकी पहचान थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपके, लोकगीत किसे कहते हैं? आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा है। तो लोकगीत जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर वही आवाम ही गाती है तो उसे लोकगीत कहते हैं। लोकगीतों के मौज़ूआत क्या थे भाई? लोकगीतों के मौज़ूआत आपने देखा होगा, वो खेत खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले, पनघट, कंवल, तालाब, मेले। ठीक है। और लोकगीतों में देहात और कस्बात के समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया गया है भाई? तो आपने देखा होगा जो देहात या आपके कस्बात है उनमें जैसे शादी का माहौल हो तो उसमें शादी के जैसे सजावट हो या दूल्हा दुल्हन हो उसका जिक्र किया जाता है। और अगर बरसात का मौसम हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा इनका जिक्र किया जाता है। और अगर जानदारों का जिक्र हो तो उसमें भैंस, मुर्गी, घोड़ा इनका जिक्र किया जाता है। अवाम में कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? तो आपने इस लाइन में देखा था इस पाठ में कि अवाम के अंदर जो शुमाली हिंदुस्तान है उसकी ब्रिज भाषा अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं वो अवाम में ज़्यादा मकबूल हैं। खाली जगह अगर हम देखें तो ये आप दोस्तों इतना तो आप भी कर सकते हो, इस पाठ में से जो खाली जगह हैं वो भरनी है, आपको पढ़ के देख लेना, आप पाठ लंबा हो जाएगा वरना। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। मंजर कशी, कोशिश, 4 चांद लगाना, खुशी से झूमना, सजावट। मंजर कशी का मतलब होता है जैसे आप किसी नज़ारे को आपने देखा और उसको हूबहू तस्वीर के रूप में आपके अंदर दिमाग में वो छप गया वो नज़ारा, तो आप इस तरीके से यूज़ करते हो कि भाई आपके जैसे इसी पाठ का ही मैं ले लूँ आज आपके एक एग्ज़ाम्पल मंजर कशी का, कि उन गीतों में लोकगीत होते हैं उसमें अवामी ज़िंदगी के मंजर कशी बहुत अच्छी होती है। लोकगीत होते हैं उसके अंदर अवाम की जो ज़िंदगी है उसकी मंजर कशी की जाती है। कोशिश, आप ये इसमें को इस तरीके से कर सकते हो कि मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ रीट में सिलेक्शन होने के लिए। और 4 चांद लगाना, यह आपके मुहावरे के अंदर है दोस्तों, खूबसूरती बढ़ाना। तो जैसे आपने इसी तरीके से आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं 4 चांद लगाना का। जैसे आप मेरे ऊपर ले लो कि भाई मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल ने हमारी तैयारी में 4 चांद लगा दिए। ठीक है। और खुशी से झूमना, अब भाई मेरे दोस्त कामिल का रीट में सिलेक्शन हो गया इसलिए वो खुशी से झूम रहा है। सजावट, मेरे घर में शादी है इसलिए मैं सजावट कर रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हो। अब आगे वाली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सबक में जज्बात, कस्बात लफ्ज़ आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद बनाइए। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि स्पेशली उर्दू लैंग्वेज की जो लैंग्वेज फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है ये। ग्रामेटिकल पोर्शन भी आ जाएगा इसमें आपके,
और आपके सबक का जो सिलेबस है वो भी पूरा हो जाएगा इसमें। तो जैसे हम देखते हैं जज्बात का जो वाहिद है वो जज्बा, कस्बात का कस्बा। इसी तरीके से जैसे ख़यालात है, ख़यालात की वाहिद क्या है? ख़याल। ख़तरात की वाहिद क्या है? ख़तरा। सवालात की वाहिद क्या है? सवाल। जवाबात की वाहिद क्या है? जवाब। मकामात की वाहिद क्या है? मकाम। इमारात की वाहिद क्या है? इमारत। तो ये इस तरीके से आपको वाहिद और जमा का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पाठ का अंतिम पोर्शन है आपके। ये रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इस तरीके से जो मिलान वाले पर्सन हैं ये आप देखो तो देख सकते हो इसको कि भाई ताल के साथ में तलैया जुड़ा हुआ था, रत का जगह, बाग का बाग बगीचे, नाज नखरे और छेड़छाड़, सज धज। आप इसको बिल्कुल आसानी से, ये बिल्कुल ईजी है, जोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये आज आपके कक्षा 8 का लेसन नंबर 3 था। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इसको स्टडी किया है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप ज़रूर मुझे बताएं और ईमानदारी से अब लग जाएं दोस्तों। रीट के अंदर आपको उर्दू लैंग्वेज बहुत आगे ले जाएगी, इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाएगी इस बार। यूं ही जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने घर के मेंबर को ही कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, यही मेरे लिए हौसला अफजाई है। बस एक ही चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।